कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे विधायकों ने अब बंगला खाली करना शुरू कर दिया है। सरकारी आवास खाली करने के नोटिस और बेदखली के नोटिस के बाद अब जो है पूर्व मंत्री हैं उनका सामान खाली होना शुरू हो गया है। बंगलों से सामान खाली किया जा रहा है। प्रदेश में पूर्व मंत्री रहे गोविंद सिंह ने कहा है कि वो किराए के मकान में शिफ्ट होंगे। इसके अलावा जो तमाम दूसरे मंत्री थे जिनको संपदा की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, उन्होंने भी अब अपना सामान खाली करना शुरू कर दिया। यानी कि बंगलों से अब सामान खाली हो रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि जब तक उनको सरकारी आवास नहीं मिलेगा तब तक पूर्व मंत्री बंगले खाली नहीं करेंगे, और इस बात का हवाला दिया जा रहा था कि लॉकडाउन होने के कारण उनसे सरकारी बंगला अभी खाली नहीं कराया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार ने सख्ती दिखाई है और गृह विभाग ने नोटिस जारी किया था, उसके बाद अब जो है बंगलों के खाली होने का प्रक्रिया शुरू हो गई है। न सिर्फ पूर्व मंत्री अपना सामान दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, बल्कि जो विभागीय अधिकारी हैं वो भी जो सरकारी बंगलों में अपना सामान लगा हुआ था उसको भी निकाल कर ले जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में कोविड-19 इन्फेक्टेड मरीज मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज शहर में 35 फिर नए मरीज मिले हैं जो शहर के हॉटस्पॉट जोनों से निकल करके सामने आए हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने थोड़ी सी राहत देने का लोगों को फैसला लिया है, जिसके तहत सैलूनों को खोलने का निर्णय लिया गया है। राजधानी में गुरुवार आई सूची में मंगलवारा से 9, जाटखेड़ी से 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हॉटस्पॉट जोन जहांगीराबाद से आज सिर्फ 5 लोग संक्रमित मिले हैं, जिसमें 1 साल की बच्ची भी कोरोना की चपेट में आ गई है। बच्ची के परिवार के 2 सदस्य भी पहले से ही संक्रमित हैं। आज आई लिस्ट में हमीदिया अस्पताल की एक स्टाफ नर्स भी कोरोना संक्रमित मिली है। नर्स की ड्यूटी कोविड वार्ड में लगाई गई थी, जिसके कारण वो संक्रमण की चपेट में आ गई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर पहले इसे होटल में क्वारंटाइन भी किया गया था। वहीं अच्छी खबर ये भी है कि भोपाल के चिरायू अस्पताल से आज 18 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। भोपाल से कोरोना को मात देने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज स्वस्थ होकर 18 मरीज फिर अपने घर पहुंचे हैं। कोविड-19 के सेंटर चिरायू अस्पताल से सभी मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। डिस्चार्ज होने वाले अधिकतर मरीज हॉटस्पॉट जोन जहांगीराबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। डिस्चार्ज लोगों में 4 और 6 साल के बच्चे भी शामिल हैं। राज्य के लिए राहत भरी खबर ये भी है कि एमपी में अब सैलून खुल सकेंगे। प्रदेश में सैलून खोलने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सैलून खोलने के लिए गाइडलाइंस का सख्त तरीके से पालन करना होगा। प्रदेश के ग्रीन जोन और रेड जोन में क्वारंटाइन एरिया के बाहर सैलून खोलने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। सैलून खोलने के साथ ही संचालक और ग्राहक दोनों को खास सावधानियां बरतनी होंगी। सैनिटाइजेशन और हाइजीन का खास ख्याल रखना होगा। ये भी ख्याल रखना होगा कि हर कटिंग के बाद जहां संचालक अपने आप को सैनिटाइज करे, तो वहीं ग्राहक भी इन तमाम बातों का खास ख्याल रखे। सभी गाइडलाइन का पूरी तरीके से सख्ती के साथ पालन करना होगा। प्रदेश का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट जहांगीराबाद इलाका लॉकडाउन 4.0 के दौरान कितना बदला है, ये जायजा लेने के लिए न्यूज़ 18 की टीम इस समय जहांगीराबाद इलाके में मौजूद है। 3.0 लॉकडाउन के दौरान कितना बदलाव जो है जहांगीराबाद इलाके में आया, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मरीज राजधानी भोपाल में इसी इलाके से निकलकर सामने आए। अभी भी यहाँ पर पूरी तरीके से सख्ती बरती जा रही है और जो पुलिस के अधिकारी वो लगातार 24 घंटे यहाँ पर तैनात रहते हैं। पूरा इलाका सील कर दिया गया। आप देख सकते हैं ये चर्च रोड है। यहाँ पर इस गली को मौत की गली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 6 लोगों की करीब मौत हो चुकी है। हालांकि अब ये इलाका जो है वो संक्रमण से दूर होता जा रहा है। यहाँ पर लगातार सैंपलिंग और सख्ती की वजह से अब मरीजों की संख्या 3.0 जो लॉकडाउन था उससे अब कम होने लगी, क्योंकि लॉकडाउन 4.0 के करीब 4 दिन हो चुके हैं। प्रशासन के जो तमाम विभाग हैं उनके अधिकारी जो यहाँ पर तैनात हैं, जो कर्मचारी तैनात हैं, उन्होंने अपना एक फिक्स टारगेट कर लिया है कि जो लॉकडाउन 4.0 है, जब वो कार्यकाल उसका रहेगा उस दौरान यहाँ पर पूरा कवर कर लिया जाए ताकि इसको संक्रमण से मुक्त किया जा सके। उज्जैन में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट देखने को मिला है और ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ 61 मरीज संक्रमित मिले हैं। जो बीती रात जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि उज्जैन जिले में कुल 61 मरीज आए हैं, जिसमें उज्जैन शहर सहित महिदपुर के भी ये मरीज बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें संक्रमित मरीजों की, तो कुल अब जो ये आंकड़ा है 481 तक पहुंच गया है और इसके अलावा जो मौतें हैं संक्रमित मरीजों की वो भी 51 तक पहुंच गई है।
फिलहाल जो है उज्जैन के जो कलेक्टर हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आम लोगों को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मरीजों का आंकड़ा जो लगातार बढ़ता जा रहा है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग है इसमें घर घर जाके सर्वे करा रहा है और इसी में ये लोग निकल रहे हैं। फिलहाल अपनी अपनी बीमारियों को छुपाने नहीं छुपाने की बात कलेक्टर कर रहे हैं कि जो भी बीमार हो वो जल्द से जल्द सामने आए ताकि उसका उपचार किया जा सके। लेकिन एक तरफ कलेक्टर ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में जल्द से जल्द उज्जैन को जो है रेड जोन से बाहर कर लिया जाएगा और जो संक्रमित मरीज है उसकी संख्या भी कम हो जाएगी। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री का एक पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंचा, जिसमें अफसरों की तारीफ की गई है। क्या मूल वजह है? क्योंकि इस पत्र में विशेष रूप से जिक्र एसडीएम आशीष पांडे जी का, हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। आशीष जी, एक पत्र जो है सिक्किम के मुख्यमंत्री का आया है, उसमें विशेष रूप से आपका भी जिक्र है। क्या मूल वजह थी? वैसे हमने पत्र पढ़ा है, लेकिन आपकी जुबानी हम सुनना चाहेंगे। 17 मई को सिक्किम राज्य की 2 महिला जो है ट्रेन से तबीयत ख़राब होने की वजह से कटनी से यहाँ मेडिकल लाई गई जबलपुर, और यहाँ आते ही उनकी डेथ हो गई थी आते समय ही। तो उनकी जो रिचुअल्स हैं उसको मैंने एज इट इज़ किया, जिस तरह से उनके ट्राइबल सोसाइटी में रिचुअल्स होते हैं उसको उसी तरह से परफॉर्म किया मैंने सिक्किम में बात करके। और उसके पश्चात उनकी जो एशेस थे, राख थे, उसको मैंने नर्मदा नदी में प्रवाहित किया। और जो उनकी सिस्टर थी जो सिंगल थी, अलोन थी, तो उनको मैंने एक पूरे केयर और मेंटल ट्रॉमा से दूर करने के लिए यहाँ पे हमने उनको होटल में रुकवाया। और सिक्किम राज्य के जो 1-2 व्यक्ति यहाँ पे होटल इंडस्ट्री से थे, तो उनसे मैंने उनको मिलवाया ताकि वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। इस मेंटल ट्रॉमा में, इस लॉकडाउन की वजह से, इन परिस्थितियों की वजह से अधिकारी के साथ साथ एक ह्यूमैनिटी के जो ग्राउंड्स हैं उसके आधार पे ये चीज़ें की जानी चाहिए थी, और सामान्य सी चीज़ें थी वो मैंने की। बेशक एक अच्छी तस्वीर मध्य प्रदेश से सामने आई है, और खुद एसडीएम महोदय ने ही एक भाई का कहीं ना कहीं कर्तव्य निभाते हुए अंतिम संस्कार भी किया, और जिसकी खुलकर तारीफ सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तलंग ने भी की है। मंत्रालय में 50% कर्मचारियों के आने के आदेश के बाद अब कर्मचारियों के सामने कई तरीके की परेशानियां खड़ी हो गई हैं। सबसे बड़ी परेशानी इस बात को लेकर है कि जिन कर्मचारियों के पास खुद के वाहन नहीं हैं वो आखिरकार दफ्तर कैसे पहुँचें, क्योंकि सरकार ने 50% स्टाफ के साथ दफ्तर खोलने का आदेश तो दिया है, लेकिन सार्वजनिक वाहन अभी नहीं चल रहे हैं। इसी को देखते हुए कर्मचारी संघ की ओर से सरकार से ये गुजारिश की गई है कि वो कर्मचारियों के आने जाने के लिए वाहनों को अनुमति दें। लॉकडाउन के चौथे चरण के चौथे दिन प्रदेश के ग्रीन जोन अनूपपुर जिले में सैलून संचालक ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं, जबकि प्रदेश सरकार ने सैलून संचालकों को दुकान खोलने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, और सैलून संचालक उस गाइडलाइन का पालन करते हुए दुकान में सैनिटाइजर व प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग से टॉवल व रखे हुए हैं। इसके बावजूद भी ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं। या तो ग्राहकों को सैलून दुकान खोलने की जानकारी नहीं हो पाई है, या उनके मन में कोरोना संक्रमण को लेकर भय व्याप्त है। इस स्थिति में सैलून संचालकों के सामने संकट उत्पन्न है। सैलून संचालकों का मानना है कि यही हालात अगर और दिनों तक आगे बने रहे तो उन्हें अपना धंधा भी बदलना पड़ सकता है। सतना के ओवरब्रिज के नीचे अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम के दस्ते पर आज हमला हो गया। आक्रोशित झुंगी वासियों ने पत्थर बरसाए और शासकीय मशीनरी में तोड़फोड़ की। मामले की रिपोर्ट श्री कोतवाली थाने में दर्ज करा दी गई है। इस हमले में लगभग 1 दर्जन नगर निगम कर्मी घायल हुए हैं। दरअसल सतना के ओवरब्रिज के दोनों तरफ रेलवे की जमीन पर बरसों से झुंगी झोपड़ी बनाकर लोग मजदूरी का काम करते थे और वहां पे आशियाना बना के रखा था। आज नगर निगम का दल इसी आशियानों को उजाड़ने गया और विवाद हो गया। आक्रोशित लोगों ने विरोध किया। इससे नगर निगम कर्मियों ने उनको रोकने की कोशिश की और लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे आक्रोशित झुंगी वासियों ने पत्थर बरसाए। इस पत्थरबाजी में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा नगर निगम कर्मी घायल हुए हैं, जिनको सतना के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इतना ही नहीं, इस पूरे घटना के बाद आक्रोशित जो झुग्गी वासी उन्होंने अपनी झोपड़ियों में आग लगा दी। लगभग आधा दर्जन झोपड़ियां भी जलकर खाक हो गई हैं। इस पूरे मामले में सिटी कोतवाली में अपराध दर्ज कर लिया गया है और अब
जो झुंगीवासी हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जिनकी तलाश की जा रही है। देश में लॉकडाउन है, ऐसे में यहाँ मजदूरी करने वाले लोग झुंगी झोपड़ी बनाकर रेलवे की जमीन पर बरसों से आबाद हैं, जिसको आज हटाने की कार्रवाई हुई और इसी के चलते विवाद पैदा हो गया। इसके पहले भी कुछ इसी तरह का नजारा रीवा में भी देखने को मिला था, जिसको लेकर सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। इस बार भी इस पूरे मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है और नगर निगम अमला इस पूरे मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। रतलाम जिले के ग्रामीण अंचलों में आज आसमानी आफत ने किसानों और ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी है। यहाँ पर टिड्डी दलों ने लाखों की संख्या में पहुंचकर खेतों और पेड़ों पर डेरा जमा लिया है, जिससे सब्जियां और फलों की खेती करने वाले किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है। दरअसल आज से 2 दिन पहले आलोट के बरखेड़ा कला गांव में इसी तरह से टिड्डी दलों का प्रकोप देखने में आया है और आज रतलाम जिले के बाजना, शिवगढ़ सहित रतलाम ग्रामीण के 6 से ज़्यादा गांवों में इन टिड्डी दलों ने पहुंचकर किसानों की चिंताओं में इजाफा ज़रूर किया है। इन टिड्डी दलों के प्रकोप की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी और राजस्व के अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर फायर फाइटर की मदद से इन टिड्डी दलों के ऊपर कीटनाशकों का छिड़काव करवाया है। वहीं ग्रामीणों ने ढोल और थालियां बजाकर इन टिड्डियों को भगाने की भी पूरी कोशिश की है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत उन ग्रामीणों और किसानों के सामने है जो इन दिनों सब्जियों और फलों की खेती कर रहे हैं। ऐसे आधा दर्जन से गांव रतलाम की सीमा से लगे हुए हैं, जहां पर ये टिड्डी दल आज पहुंचा है। बहरहाल इस आसमानी आफत से निपटने के लिए जिला प्रशासन अब वैज्ञानिकों की मदद ले रहा है। कृषि वैज्ञानिकों की मदद से इन टिड्डी दलों के ऊपर लगातार छिड़काव किया जा रहा है, जिसके बदौलत आगे आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर रतलाम जिले के किसानों को इस आसमानी आफत से राहत जरूर मिलेगी। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी न्याय योजना का आगाज कर दिया है। उसके तहत यहाँ पर किसानों को सीधे उनकी जो समर्थन की जो राशि थी वो उनके खाते में पहुँच गई है। जिस तरह से जो राजीव गांधी जो न्याय योजना है उसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री ने की है और इसमें जो 19 लाख प्रदेश के किसान हैं जो पंजीकृत किसान थे धान के, इसके अलावा मक्का के जो उत्पादक किसान हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। तो सीधे मुख्यमंत्री ने जब यहाँ से पूरी तरह से डिजिटलाइज इस पूरी योजना का शुभारंभ किया है और दिल्ली से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जुड़े थे। यहाँ से मुख्यमंत्री निवास में सारे मंत्रीगण जो मुख्यमंत्री के कैबिनेट में हैं वो सारे मंत्री यहाँ से जुड़े थे और सभी लोगों ने डिजिटलाइज इस योजना का शुरुआत किया है और आने वाले समय में जो दलहन और तिलहन की जो फसलें हैं उनको भी किसानों को लाभ देने की बात कही गई है। इसके अलावा जो गन्ना उत्पादक किसान हैं उनके भी खाते में बोनस की राशि आज ही डाल दी गई है। तकरीबन 18 करोड़ की राशि जो गन्ना उत्पादक किसान हैं उनके खाते में बोनस के रूप में जाएगी। तो इस तरह से जो ये न्याय योजना की शुरुआत आज यहाँ से की गई है, ये एक बड़ी मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। और आने वाले समय में किसानों को जो वायदा किसानों से किया था कांग्रेस सरकार ने, वो कांग्रेस अब ये वायदे को पूरा कर रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के रफ्तार पे ब्रेक नहीं लग पा रहा है। बुधवार को 14 नए मामले आने के बाद गुरुवार के दोपहर 12 बजे तक 11 नए मामले के सामने आने के बाद ये बात तो तय हो गई है कि जो अंदेशा जताया जा रहा था कि आने वाले दिनों में जैसे श्रमिकों की वापसी शुरू होगी या फिर आवागमन तेज होगा, छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही कि बीते एक सप्ताह से जितने भी कोरोना के मामले आए हैं सभी कमोबेश प्रवासी मजदूर हैं या फिर उनके सीधे संपर्क में आने वाले व्यक्ति पीड़ित हो रहे हैं। बहरहाल अब जिम्मेदारों के माथे पे चिंता की लकीरें बढ़ गई है कि आखिरकार कैसे समय से पहले और समय रहते इस कोरोना के संक्रमण को रोका जाए, लोगों को ठीक किया जाए और छत्तीसगढ़ को कोरोना मुक्त राज्य बनाया जाए। क्योंकि आंकड़े अब एक्टिव मरीजों की जो आंकड़े हैं, जो संख्या है वो 67 तक पहुंच चुकी है, तो वहीं कुल मरीजों की संख्या 126 पहुंच चुकी है, जो बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाले समय में आंकड़े अगर और अधिक बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ में परेशानियां भी और बढ़ेंगी। बहरहाल देखना होगा कि इस बढ़ते हुए आंकड़े को कैसे थामा जाता है और कैसे इस पे लगाम लगाया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में कोरोना को लेके अब दहशत का माहौल है। बहरहाल जिम्मेदार इन दहशत को कैसे दूर करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। बुधवार को शास्त्री मार्केट में हुए सब्जी व्यापारियों के हंगामे के बाद अब थोक व्यापारियों को एक बार फिर से व्यापार करने की अनुमति मिल गई है।
हालांकि एक टाइम तय किया गया है, सुबह ही थोक व्यापारी यहाँ पर सब्जी बेच सकेंगे, अपना व्यापार कर सकेंगे। इसके अलावा जो चिल्लर व्यापारी हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर भीड़ उमड़ रही थी और इस वजह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, उन्हें अभी भी अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जो आम नागरिक हैं, आम खरीदार हैं, उनकी भी एंट्री पर शास्त्री मार्केट में बैन रहेगा। लेकिन जो थोक व्यापारी हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, उनको यहाँ पर अनुमति दी गई है। काफी विवाद हुआ था, हंगामा हुआ था, चिल्लर और थोक व्यापारियों के बीच में भी विवाद देखने को मिला था और नगर निगम की टीम ने आकर के तमाम चिल्लर और थोक व्यापारियों को मार्केट से हटा दिया था। आलम यह था कि कई लोग जो है वो सील मार्केट को तोड़कर अंदर सब्जी बेचना शुरू कर दिए थे, जिसके बाद से नगर निगम प्रशासन ने केवल थोक व्यापारियों की ही एंट्री शुरू की है। इसके बाद नगर निगम द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी कि आखिर इसके बाद क्या स्थिति थोक मार्केट में और शास्त्री मार्केट में होती है और उसके बाद आगे का फैसला लिया जा सकेगा। कोविड-19 के चलते चौथे चरण के लॉकडाउन के बाद जो राज्य में ग्रीन जिले हैं, वहां पर आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति जो है वो राज्य सरकार ने दी है और उसी गाइडलाइन के तहत ऐसे जो ग्रीन जोन के इलाके हैं वहां पर आर्थिक गतिविधियां शुरू भी हुई हैं। हालांकि उसके लिए टाइम बहुत निश्चित किया गया है कि सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक का समय दिया गया है आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए। लेकिन देखा जा रहा है कि इस छूट के दौरान ऐसी गतिविधियां जो कि प्रतिबंधित हैं वो भी सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। मामला है जगदलपुर जिले का, जहां पर कि ऑटो का प्रतिबंध जो है वो राज्य सरकार ने लगाया है। परिवहन जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उन पर विराम लगाया गया है। लेकिन देखने में आ रहा है कि जगदलपुर में ऑटो का संचालन जो है बेधड़ल्ले तरीके से जारी है। लोग सवारियां बैठाल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है और कहीं ना कहीं ये सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन करने की स्थिति जो है बयां कर रही है। ऐसे तमाम चीज़ों को देखते हुए जो जगदलपुर के ऑटो संघ चालक हैं, उन्होंने सरकार से ये ज़रूर मांग रखी है कि वो ऑटो चलाने की परमिशन दे। लेकिन ऑटो चलाने की परमिशन सरकार इस शर्त पर नहीं दे पा रही है, क्योंकि उससे सरकार को ये लगता है, जिला प्रशासन को ये लगता है कि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, भीड़ भाड़ होगी और ऐसी स्थिति में कोरोना का संक्रमण बढ़ने की आशंका होगी। यही वजह है कि सरकार ने सार्वजनिक जो सेवाएं हैं उन पर प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन सड़कों पर जिस तरह से ऑटो का संचालन दिखाई दे रहा है, उसके पीछे ऑटो संघ के लोगों का ये कहना है कि चूंकि ऑटो संघ के माध्यम से जो रजिस्टर्ड ऑटो चलाने वाले हैं उनकी संख्या लगभग 865 के हिसाब से है, लेकिन वैसे गैर सरकारी अगर आंकड़ों की तरफ नजर डालें तो लगभग 1500 के आसपास ऑटो जो है वो शहर में धमा चौकड़ी मचाते हैं। अभी इस समय जिन ऑटो संचालक के द्वारा जो ऑटो दिख रहे हैं सड़कों पर, उनके लिए बताया जा रहा है कि ये ऑटो जो है या तो गैर परमिट होंगे या उनके पास लाइसेंस नहीं होना, यानी अवैध तरीके से इन ऑटो का संचालन किया जा रहा होगा। क्योंकि संघ के अधीन चलने वाले 865 ऑटो जो है उनके पहिए पूरी तरह से थमे हुए हैं। ऐसे में ऑटो संघ चालक एक तरफ ये मांग जरूर कर रहे हैं जिला प्रशासन से कि उन्हें ऑटो चलाने की अनुमति दी जाए और सशर्त उस अनुमति का पालन करते हुए ऑटो का संचालन करेंगे। दूसरी तरफ बेखौफ होकर जो ऑटो संचालक शहरों पर अपने सड़क पर चला रहे हैं, उन वाहनों को लेकर के शिकायत भी की गई, जिसके बाद अब पुलिस ने शिकंजा कसने के लिए एक निर्देश जारी किया है और आज से ये पेट्रोलिंग के जरिए ऑटो जो धमा चौकड़ी मरा रहे हैं या भले ही वो गैर तरीके से चला रहे हों, इन तमाम चीज़ों की जांच करने के लिए पुलिस अब पहरा लगाने वाली है। यानी कुल मिलाकर आने वाले दिनों में जिस तरह की पुलिस की कार्रवाई एक बार फिर शुरू होगी, उससे जो धमा चौकड़ी मचा रहे हैं शहर में ऑटो, उन पर विराम लग सकेगा और ये ज़रूरी भी है।